चलिए बच्चों, आज आपका जो मेन एजेंडा लेकर आए वो है भव्य। जो मेन एजेंडा हम लोग लेकर आए वो है मनी एंड बैंकिंग। शुरुआत आज हम लोग करते हैं एक 10 सेकेंड या 30 सेकेंड मेडिटेशन से। विल ऑल क्लोज योर आईज और हम एक बहुत फोकस और अच्छे पॉजिटिव अप्रोच से एक चैप्टर को शुरू करेंगे। मैं आपको यहाँ से गाइड करूंगा मेडिटेशन से और आप वहां पर उसको विजुअलाइज और एक्सपीरियंस करेंगे। लीव एवरीथिंग ऑन द टेबल, क्लोज योर आईज। My mind is calm. मेरा फोकस और कंसंट्रेशन बहुत अच्छा है। मैं जो कॉन्सेप्ट अब पढ़ने वाला हूं वो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेरी मेमोरी पावर बहुत अच्छी है। मेरा कंसंट्रेशन पीक पर है। मुझे वो एनर्जी अपने अंदर विजुअलाइज और भरती हुई दिखाई दे रही है। मैं एकदम फ्रेश हूं, मुझे कोई थकान नहीं है। एक पॉजिटिव और एक अच्छी अप्रोच के साथ मैं आज का लेक्चर शुरू करता हूं। ओपन योर आईज, rub your hand, keep on your face. चलिए, तो आज जो मेन एजेंडा लेकर आए बेटा वो लेकर आए मनी और बैंकिंग। मैं अगर आपको इसका नियर अबाउट एक वेटेज दे दूं तो मनी और बैंकिंग मिलाकर बेटा वो जो होता है मनी और बैंकिंग, इन दोनों को मिलाकर बेटा जो एक वेटेज होता है विच कंसिस्ट ऑफ नियरली अबाउट 6 मार्क्स, 6 मार्क्स। आप बोलेंगे बस 6 मार्क्स? हाँ बस 6 मार्क्स, क्योंकि दोनों थोड़े से आसान है। क्योंकि सैटरडे है, एक कैजुअल डे है, तो कांति कैजुअल डे पे थोड़ा सा लाइटर हम ही चैप्टर ले रहे हैं, बहुत हैवी नहीं ले रहे हैं। हैवी थोड़ा सा कब लिया जाए? हैवी लिया जाएगा। अब आपसे तो खैर मैं मुलाकात कल तो करूंगा। मैंने बच्चों से इनपुट ले लिए, किसी का कंसर्न है 11 बजे कल की क्लास हुई जाए, इधर कंसर्न था 9 बजे की जाए। ये 2 कंसर्न है। पीछे कोई है कंसर्न आपके? कुछ इनपुट्स है? नहीं, मैं तो फिर जल्दी भी रखना पसंद ज्यादा करता हूँ। हाँ बस उसने वही बोला था बेटा 11 बजे। ठीक है ठीक है, मैंने इनपुट लिए हैं। उधर का इंटीमेट 12 कॉमर्स ग्रुप पे कर देंगे, इधर का सन्मति उस पे कर देंगे, इधर का आपके जो स्कूल का ग्रुप है उस पे कर देंगे। जो भी इंटीमेशन रहेगा कल कर देंगे आपको। चलिए बेटा, तो इस चैप्टर की शुरुआत की जाए। व्हाट इज मनी? मैं सच बता रहा हूं बेटा, मनी की डेफिनेशन है मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। बस यहां तक याद कर लीजिए पहले। मनी वो है, मनी समथिंग है जिसको जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है। संस्कृति अगर हम उसको कहीं पे बेटा अगर हम उसको यूज करें तो वो एक्सेप्टेड हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई पेपर नोट है या कुछ भी है, आप उसको जहां यूज करेंगे बेटा वो यूज हो जाए। तो मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। बस यहां तक याद कर लीजिए कि विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज यहां तक याद कर लीजिए। तो मनी इज समथिंग, मेरे साथ बोलते आएगा, मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज याद करिएगा सर। और इसके बाद आपको क्या याद करना है? MMSS। मनी वो है जिसको जनरली एक्सेप्टेड किया जाता है। कैसे? MMSS। सर ये MMSS क्या है? मैं एक एक करके बताना चाहता हूं। M का है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। M का क्या है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अच्छे से याद करिएगा MMSS। बेटा ये जो MMSS है ये डेफिनेशन में भी यूज होता है, लेकिन रक्षित ये MMSS फीचर्स में भी होता है। तो बेटा मनी वो है जो मीडियम एक्सचेंज करने का, मुझे कुछ भी एक्सचेंज करना है तो मनी एक माध्यम है, एक मीडियम है जिसे मैं कुछ भी एक्सचेंज कर सकता हूं। ठीक है, मेरे पास पैसा है तो मैं इजीली कोई चीज एक्सचेंज कर सकता हूं। तो फर्स्ट, मनी इज समथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। फर्स्ट क्या बोला? एम क्या बोला बेटा? एम बोलते जाइए। एम है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एम क्या है? आपको MMSS की ट्रिक याद करनी है। तो एम हो गया मीडियम ऑफ एक्सचेंज। दूसरा एम हो गया मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ, गुप्ता जी मनी एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी भी चीज को मेजर कर सकते हैं। सो मनी का सेकंड क्या हो गया? मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू। सर एस से क्या होता है बेटा? एस से होता है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। सर डेफर्ड का मतलब क्या होता है? डेफर्ड का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्चुअल। डेफर्ड का क्या मतलब होता है?
मान लीजिए मैंने किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सर सिंपल भाषा में बोलता हूं, मैंने कार ईएमआई पे ले ली बेटा, मैंने बैंक को बोला बैंक हर महीने मैं आपको 10,000 रुपए पे करूंगा, ये क्या हो गया? कॉन्ट्रैक्चुअल पेमेंट। कौन सा पेमेंट बेटा? कॉन्ट्रैक्चुअल। कि मतलब मैं हर महीने, मेरा कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हर महीने की 5 तारीख को मुझे 10,000 एचडीएफसी बैंक को देना है। सो बेटा ये क्या हो गया? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और चौथा हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। चौथा क्या हो गया? देखो आपको कितने अच्छे से समझाता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सर सबसे पहले मैं यहां पे लिखना चाहूंगा, पहले यहां पे लिखता हूं, मैं लिखता हूं फंक्शंस या फंक्शंस ऑफ मनी, फंक्शन ऑफ मनी। पहले मुझे लिखने दीजिए, फिर आप फोटो लीजिएगा। आप तुरंत हैंडी नोट्स मत बनाइए, उसमें होगा ये कि आपका यहाँ पे मिस आउट हो जाएंगे कॉन्सेप्ट। इसका बाद में पूरा कर लूँ तो एक फोटो खींच लीजिएगा, या कोई और एक आध कोई खींच लीजिए। तो 3 ग्रुप हैं अपने यहाँ पे, उधर का 12 कॉमर्स, इनका SHSS, आपका EBVM करके है, कोई एक खींच लीजिएगा और अपने अपने ग्रुप में पोस्ट कर दीजिएगा, ताकि आपका यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर रहे। जसप्रीत, तो हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? कनाडा से हम पढ़ रहे हैं फंक्शंस ऑफ मनी। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? फंक्शंस ऑफ मनी। बेटा फंक्शंस ऑफ मनी का मैंने आपको ट्रिक बताई, MM और SS। शुभ क्या बताई बेटा? MM और SS। MM और महेंद्र, MS वैसे महेंद्र सिंह को बुलाता है, आप डबल महेंद्र कर दीजिए, डबल सिंह कर दीजिए, तो क्या बन जाएगी ट्रिक? बोलो। MS का क्या हो जाएगा? MMSS, MMSS। तो आयुष पहला M बताया, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मैं बेटा ऐसी चीज आपको बताने वाला हूं, बाद में बोलोगे मजा आ गया, क्योंकि मेरा इसका राइट में लिखने का एक पर्पज है, क्योंकि लेफ्ट में कोई और चीज लिखूंगा और सामने कनेक्ट करके बताऊंगा कि एक चीज याद करी तो आपको दूसरी चीज भी याद हो जाएगी। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के बाद बेटा सेकंड बताया मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ मनी से आप किसी भी चीज की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक इंसान की कीमत भी मनी से निकाली जा सकती है, उसके इंटेलेक्चुअल से, उसकी डिग्री से, उसके पोजीशन से एक इंसान की भी वैल्यू मेजर आप कर सकते हैं। सो सेकंड हो गया मेजर। अरे आप गुडविल का भी तो सुन करते हैं ना, गुडविल एक इंटेंजिबल चीज है, बट उसका कैलकुलेशन सीखा है ना आपने, सिंपल प्रॉफिट करके, वेटेड करके, सुपर प्रॉफिट करके, कैपिटलाइजेशन से, वेटेड एवरेज से, सबसे सीखा है ना आपने। 3-4 उसकी मेथड्स हैं निकालने की। बोलो यस और नो, सही बोल रहे हैं ना थर? ठीक है बेटा। उसके बाद थर्ड की तरफ आता हूं बेटा। मैंने अभी आपको बताया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। बेटा डेफर्ड का मतलब होता है फ्यूचर पेमेंट। डेफर्ड का क्या मतलब होता है? फ्यूचर बोलिए या कॉन्ट्रैक्चुअल बोलिए, जिसको आपने फ्यूचर में पेमेंट करने का कॉन्ट्रैक्ट करा है। बेटा जो चौथा मैंने बोला उसको मैंने बोला स्टोर ऑफ वैल्यू। क्या बोला बेटा? स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मनी से पता है आप क्या कर सकते हैं? मनी को आप स्टोर भी कर सकते हैं। मनी को क्या कर सकते हैं बेटा? स्टोर कर सकते हैं। पता है मनी के पहले पता है कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। कौन सा सिस्टम बेटा? बार्टर सिस्टम बोलिए या बार्टर एक्सचेंज बोलिए। सर बार्टर सिस्टम तो चलता था। बार्टर सिस्टम का मतलब क्या था बेटा? सिर्फ गुड्स ही बिकता था क्या उसमें? उस समय सर्विसेज थी क्या रक्षित? कैसे मतलब? काम रहता था लेकिन सर्विसेज कहाँ रहती थी? सिरी मेरी बात सुन लेती है। चलिए, हाँ सही बोला बेटा। बार्टर सिस्टम को कहा गया है C2C एक्सचेंज। C2C, सी का मतलब होता है कमोडिटी। सी का क्या मतलब होता है? कमोडिटी के अंदर गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है, गुड्स और सर्विसेज दोनों आता है। उस समय पे भी सर्विसेज होती थी कि एग्जाम्पल, कोई बहुत बड़े जमींदार से कोई पर्सन पैसे लेने आता था, और अगर वो पैसे वापस, पैसे या कोई गुड्स लेने आता था। हम तो अभी बार्टर सिस्टम में बेटा, कहाँ पर है बेटा? बार्टर। हम तो होंगे ना बार्टर सिस्टम में कभी ना कभी। अरे होंगे हम भी, कोई पिछले जन्म में होंगे हम भी बार्टर सिस्टम में। तो हम भी बार्टर सिस्टम। तो एक बेटा अगर कोई लेने आता था, मान लीजिए कोई गुड्स लेने आया, एक गेहूं का बोरा लेने आए कि मुझे अपने घर चलाने के लिए चाहिए, और वो नहीं देता था, तो उसको अपने घर पे क्या रख देता था? वो सर्वेंट। क्या रख देता था बेटा? एज अ सर्वेंट। तो सर्वेंट क्या दे रहा है? सर्विसेज ही तो दे रहा है। क्या दे रहा है बेटा? सर्विसेज। लेकिन सर इस बार्टर सिस्टम में ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। शुभ क्या थी बेटा? प्रॉब्लम। तो सर अब हम लोग जो बात करेंगे वो बात करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ, क्या बात करेंगे बेटा? प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर एक्सचेंज। प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज। नोट मत करिए, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज नोट मत करिए। मैं आपको एक ट्रिक यहाँ पे सिखाने चाहता हूँ। लास्ट में आप इसका फोटो लीजिएगा, मैं आराम से रुकूंगा, और वो फोटो को ग्रुप पे डाल दीजिएगा। ऐसा कोई है जो व्हाट्सएप पे नहीं है, या जिसको प्रॉब्लम है उसको व्हाट्सएप पे फोटोज नहीं मिल पाते हैं? ऐसा कोई है हमारे बीच?
है क्या? पीछे है क्या जो लिख रहे हैं? नहीं। इधर है क्या? गुप्ता जी हैं क्या? ऐसे नहीं है ना, तो बस फिर क्या दिक्कत है? आपको बाद में मिलेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे आप सीखने आए ट्रिक। अवनी अपन सीखते हैं बेटा। सर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, बहुत ध्यान से सुनना, मैं आपको बहुत अच्छी चीज याद कराऊंगा, आप मुझे 4 पॉइंट लिखने के बाद थैंक यू बोलेंगे, ये मेरी गारंटी है। बस ये 4 पॉइंट लिखने दीजिए। आपको मैं एक चीज याद करा रहा हूँ, उसकी वो करा रहा हूँ। चलिए एक सीख भी लीजिए बेटा। ये जो प्रॉब्लम है इसकी ट्रिक है बेटा, इसकी ट्रिक है CCSS। क्या ट्रिक है बेटा? और इसकी क्या ट्रिक है बेटा? मैं सच बात बता रहा हूं अवनी, ये जो SS है और ये जो SS है वो सेम है, ये वो सेम है। और उसी के सामने लिखूंगा, 3 के सामने ही 3 की प्रॉब्लम लिखूंगा और 4 के सामने ही 4 लिखूंगा। अब जब ये ध्यान दोगे तो अच्छे से कर पाओगे। सुनिएगा बेटा, इसकी प्रॉब्लम है लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। डबल कोइंसिडेंस का मतलब होता है एक बार को जो होता है उसको कोइंसिडेंटली बोलते हैं। वो मुझे मिल गया, वो ऐसा नहीं बोलते हम दोनों एक दूसरे को मिल गए। हम दोनों एक दूसरे को मिल गए मतलब डबल कोइंसिडेंस। और एक कोई मिल गया किसी को तो बोलेंगे कोइंसिडेंस। सो सर डबल कोइंसिडेंस का मतलब मैं बार्टर एक्सचेंज में हूं, मेरे पास कपड़े बहुत ज्यादा हैं लेकिन मेरे पास शूज नहीं है। क्या नहीं है बेटा? शूज नहीं है। तो मुझे किसी ऐसे पर्सन को ढूंढना पड़ेगा रक्षित, जिसके पास शूज ज्यादा हो। जिसके पास क्या ज्यादा हो? शूज ज्यादा। अब मिल गया मेरे को, मुझे राम मिल गया, इसके पास शूज ज्यादा थे। जैसे मेरे पास कपड़े ज्यादा थे, इसके पास क्या ज्यादा थे बेटा? शूज। मैंने इसको बोला राम एक काम कर, तू तेरे पास शूज ज्यादा है? इसने कहा हाँ सर ज्यादा है मेरे पास। मैंने कहा तेरे शूज दे दे, तो बोला सर आप रिटर्न में क्या दोगे? बार्टर एक्सचेंज की बात है। मैंने कहा मैं कपड़े दूंगा। इसने कहा कपड़े भी हैं सर मेरे पास। तो बेटा क्या होता था, डबल कोइंसिडेंस हो नहीं पाता था। इंसान इतना वेला था उस समय, लेकिन इतना ज्यादा वेला भी नहीं था कि वो पूरा भारत भ्रमण करे और बेटा ऐसा पर्सन ढूंढे जिसके पास वो एक्स्ट्रा जो मुझे चाहिए, और फिर उसको वो भी चाहिए होना चाहिए जो मेरे पास एक्स्ट्रा है। समझ में आया? इसको कहते हैं डबल कोइंसिडेंस। क्या चाहिए बेटा? डबल को। तो ये प्रॉब्लम होती थी। क्या प्रॉब्लम होती थी बेटा? लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ, ये प्रॉब्लम होती थी। अरे प्रॉब्लम होती तभी अपन सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना बेटा। सर सेकंड प्रॉब्लम क्या थी? बहुत ध्यान से सुनना। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। सर कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू था ही नहीं। मतलब बेटा लोगों ने अपने मन से बना लिया था, आप 1 किलो चावल दीजिए तो 2 किलो गेहूं ले जाइए। ऋषिका इसका कोई पर्टिकुलर पैरामीटर नहीं था, लोगों ने बेटा बना लिया था अपने कंसेंसस से 1 किलो चावल पे 2 किलो गेहूं। क्या पैरामीटर है कि सर 1 किलो चावल की उतनी वैल्यू होगी जितनी 2 किलो गेहूं की? लेकिन लोगों ने अपने दिमाग से, तो यहाँ पे बेटा कोई कॉमन मेजर नहीं था जिससे आप किसी चीज को तोल पाए, लोगों ने अपने हिसाब से बना लिया था। लैक था। समझ में आया क्या? बोलो ना यस और नो। मैं हर एक के आगे लैक लिख रहा हूं। लैक का मतलब होता है कमी। लैक का मतलब क्या होता है? तभी तो सर ये प्रॉब्लम्स हैं, तभी तो प्रॉब्लम है। कमी है तभी तो अपन प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम का क्या है बेटा? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन पहले ही लिख दिया आपको, MMSS। बेटा बार्टर सिस्टम में प्रॉब्लम हुई तभी तो बेटा हम लोगों ने सॉल्यूशन ढूंढा और क्या निकाला? मनी निकाला। क्या निकाला बेटा? मनी निकाला। इसके बाद तीसरे पर आते हैं बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ, पता है उस समय पे फ्यूचर में पेमेंट हो ही नहीं सकते थे। फ्यूचर में पेमेंट नहीं। अरे मुझे बताइए, अब प्रेजेंट में पेमेंट नहीं हो पा रहे तो फ्यूचर में क्या होते होंगे बार्टर सिस्टम में? प्रेजेंट में किसी को मैं पे नहीं कर पा रहा हूं तो फ्यूचर में कर पाऊंगा क्या? बोलो। आज आपके पेरेंट्स आपके लिए सेव करते हैं कि मेरा बच्चा आगे पढ़ने जाएगा तो अभी से उसके लिए सेविंग करते हैं, या आगे उसका कोई शादी वगैरह होगा तो आज से सेव करना शुरू करते हैं। लेकिन बेटा उस समय पे सेव नहीं कर, क्या सेव कर सकते थे? गेहूं और चावल ही तो। आज आप क्या गेहूं रखेंगे? 10 किलो गेहूं रख दो, इसका ब्याह करवाना है, ऐसे तो नहीं रखेंगे। बोलो यशराज, ऐसे तो नहीं करेंगे यार। यशराज को दिक्कत आता है, आज राजवीर एब्सेंट है, घर गया है क्या कि यहीं पर है? तबीयत खराब है, ओके। तो लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब फ्यूचर में पेमेंट नहीं हो सकते थे। सर चौथा जो था, बहुत ध्यान से सुनना बेटा, चौथा जो था वो था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर, किसी चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता था। सर क्यों? सारी चीजें पेरिशेबल होती थी। कौन सी चीज होती थी बेटा? पेरिशेबल। राइस, व्हीट, ये सारी चीजें होती थी, तो बेटा किसी चीज को स्टोर नहीं किया जा सकता। क्लियर है क्या बेटा? दो चीजें सिखाऊंगा बेटा। मैंने सबके आगे क्या लिखा है? लैक ऑफ, लैक ऑफ, लैक ऑफ, लैक ऑफ। बोलो। कमी थी, तो बेटा कमी थी मतलब प्रॉब्लम थी, तो बेटा उसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या निकाला? मनी निकाला। क्या निकाला बेटा? मैं सच बात बता रहा हूं बेटा, सबके आगे लैक हटा दीजिए। सुनिए, ये क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। एक एक करके दिखते आएगा। ये थर्ड क्या है बेटा? स्टैंडर्ड ऑफ, ये है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट।
ये है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, ये है स्टोर ऑफ वैल्यू। हाँ यार सर, ये और ये तो सामने के सामने हो गया। हाँ बेटा सुनिएगा, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यहाँ पे है मेजर ऑफ वैल्यू। क्या है बेटा? मेजर ऑफ। कांति देखते जाइएगा बेटा, उधर क्या लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू और इधर क्या है बेटा? मेजर ऑफ वैल्यू। बस बेटा फर्स्ट ही थोड़ा चेंज है, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वंड और यहाँ है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है बेटा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ। उधर ट्रिक याद करी, सुनना, उधर क्या ट्रिक याद करी, मैं इसके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, मैं आपके लिए ब्लू कलर ले आता हूं। सुनिएगा, CCSS। बेटा CCSS कैसे याद करा? C से कोइंसिडेंस, C से कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, यस और नो। S से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, S से स्टोर ऑफ वैल्यू। CCSS, CC। उधर याद करा MMSS, M से होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, M से मेजर ऑफ वैल्यू, M से मेजर ऑफ वैल्यू, मेजर ऑफ वैल्यू। बोलो स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, तो इधर भी क्या करा? S से स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। उधर था लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू और इधर है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू और स्टोर ऑफ वैल्यू। MMSS, CCSS। फंक्शन ऑफ मनी MMSS। फंक्शन ऑफ मनी, ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन या प्रॉब्लम ऑफ बार्टर एक्सचेंज CCSS, CC। एक मिनट के लिए पहले मैं हाइड करूंगा, एक मिनट के लिए पहले हाइड करता हूं बेटा। सबसे पहले बार्टर सिस्टम का जो प्रॉब्लम थी वो थी CCSS। वो थी क्या थी बेटा? पहला पॉइंट रिपीट करिएगा, लैक ऑफ डबल, लैक ऑफ कॉमन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ, लैक ऑफ स्टोर ऑफ, CCSS। बात करिए फंक्शंस ऑफ मनी पे, MMSS। M से क्या था? M से क्या था? S से क्या था? और S से क्या था? मुबारक हो आपको, दोनों दो टॉपिक एक साथ याद हो गए, सामने के सामने हैं, सामने के सामने। ये देख लीजिए, हाँ बढ़िया तो हो गई बेटा। नहीं नहीं, अभी तो पढ़ेंगे अपन, ये तो मनी चल रहा है, आज तो बैंकिंग भी करके घर जाएंगे। मेरी नेक्स्ट बैच नहीं है वैसे, फ्राइडे सैटरडे नहीं होती है 6 to 7। आप बोले तो मैं एक्सटेंड कर सकता हूँ। वो तो शायद लेट तक आते हैं थोड़ा सा, 6:30 तक ना। हाँ अच्छा है ना, अच्छा है ना। अब घर जाके वैसे भी क्या करेंगे, यहाँ पे भी पढ़ाई करना है। चलिए, नहीं 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 लेंगे, चिंता मत करिए। 6:15, ज़्यादा से ज़्यादा 6:15। उधर भी तो 5:15 तक हमें हो गया था ना, छोड़ते छोड़ते, मतलब स्टार्ट करते। बोलो पढ़ेंगे आगे? अरे बोलो यस और नो। यस सर। देखो मैंने बोला था नोट मत करिए, सिर्फ फोटो खींच लिया क्या आप लोगों ने? बोलो तो खींचो ना बेटा, मतलब इसका, मेरा नहीं, इसका। नहीं है पीछे, नहीं है, खींच लिया इधर से पीछे बेटा, इधर से खींच लिया क्या? रक्षित खींच लिया बेटा? ग्रुप पे डाल दीजिएगा बेटा, ताकि इजी रहेगा बच्चों के लिए। उत्कर्ष ठीक है, समझ में आया? चलिए बेटा, हर्षित नहीं आया ना आज? चलिए बेटा आगे बढ़ा जाए। सुनिए, मैं आपको बताऊं हम लोगों ने कौन कौन से टॉपिक्स और ये सारी चीजें कंप्लीट कर ली। सबसे पहला बेटा मैंने कंप्लीट किया, कोई है? हाँ आ सकते हैं बेटा। चलिए बेटा, सबसे पहले जो है विच इज कॉल्ड बार्टर एक्सचेंज। विच इज व्हाट? बार्टर एक्सचेंज। ये आपको बता दिया, इसके लिमिटेशंस बता दिए। मैं आपके पास नेक्स्ट पे चलता हूं बेटा, फॉर्म्स ऑफ मनी। किस पे चलता हूं बेटा? फॉर्म्स ऑफ मनी। फॉर्म्स ऑफ मनी पे सबसे पहले चलते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड फियाट मनी। विच इज व्हाट? फियाट। फियाट मनी में बेटा जिस ऐसा मनी बेटा जिस पे गवर्नमेंट का ऑर्डर या अथॉरिटी होती है, ऋषिका, गवर्नमेंट की ऑर्डर या गवर्नमेंट की अथॉरिटी होती है बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फियाट मनी। जैसा आपके पास नोट होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा आपके पास नोट बेटा। उस पर देखिए डिक्लेरेशन लिखा हुआ है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। देखो अब 500 होगा तो 500 लिखा होगा, ऐसा नहीं सर 100 पे लिखा है कि मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन, ऐसा नहीं है। हाँ 10 रुपए पे लिखा होगा, मैं धारक को 10 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। लिखा है क्या? कांति लिखा है क्या बेटा? तो ये पढ़ा नहीं था पहले बेटा?
तो ये गवर्नमेंट, और देखो नीचे जो उस टाइम के गवर्नर होंगे ना बेटा, उनकी सिग्नेचर भी होगी, द देन गवर्नर ऑफ इंडिया, उनकी सिग्नेचर भी होगी। जैसे आपके पास 100 का है तो मैं धारक को 100 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। आई प्रॉमिस द बियरर टू पे द सम ऑफ 100 रुपीज। एग्जैक्ट बोला ना? बोलो, यही लिखा है ना? ठीक है राम, यही लिखा है 500 रुपए पे, यही लिखा है। चलिए, हाँ हाँ बेटा, बस आप लोग की दुआएं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा, विच इज कॉल्ड फिड्यूशरी मनी। नेक्स्ट क्या होता है बेटा? फिड्यूशरी मनी। मैं सच बात बता रहा हूं बेटा, फिड्यूशरी मनी के लिए गवर्नमेंट की अथॉरिटी नहीं होती है बेटा। फिड्यूशरी गवर्नमेंट जस्ट पेयर और पे के ट्रस्ट के बीच में बनता है। जैसे मान लीजिए यहां से मुझे चेक मिलता है, अगर चेक घूम जाए तो मैं क्या गवर्नमेंट को ब्लेम करूंगा क्या? नहीं। तो बेटा इसलिए क्या होता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो पेयर होता है और जो पेई होता है, बेटा जाते जाते आप गेट को थोड़ा सा प्रॉपर्ली लॉक कर दीजिएगा। तो बहुत ध्यान से सुनना, पेयर और पेई के बीच में बेटा जो होता है, वो जो ट्रस्ट होता है, वो ट्रस्ट पे बेटा जो इंस्ट्रूमेंट बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिड्यूशरी मनी। जैसे जिसने चेक दिया और जिसको चेक मिला, इनके ट्रस्ट के बीच में चेक है। कभी किसी सरकार ने नहीं कहा कि पे करने के लिए चेक का पेमेंट करिए। इसी बेटा सेफ साइड के लिए हम उस पर्सन का नाम लिख लेते हैं। इट शुड नेवर बी अ ब्लैंक चेक। और बेटा वो चेक के, मान लीजिए दिस इज द चेक, हम यहाँ पे डबल लाइन करके यहाँ पे लिख देते हैं अकाउंट पेई। क्या लिख देते हैं बेटा? अकाउंट, मतलब जिसका नाम लिखा है उसी के अकाउंट में ये जाए, अगर किसको मिल भी जाए तो वो उसको यूज ना कर पाए। ठीक है, बट अब चेक धीरे धीरे हम लोग डिजिटल इंडिया में मूव कर गए। चेक बहुत रेयर हो गए, बहुत बहुत। उसकी जगह फिर ट्रांसफर ने ले लिया, क्रेडिट ट्रांसफर कर दीजिए, वो ज्यादा ठीक है। कुछ जगह चल रहा है, मैं समझता हूँ 5 या 10% चल रहा है। 90% अब ज्यादा डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाता है अकाउंट के अंदर। ठीक है बेटा, उसके बाद आता है फुल बॉडीड मनी। इसको बस समझिएगा, फुल बॉडीड मनी और क्रेडिट मनी को आप समझिएगा बेटा। बेटा फुल बॉडीड का मतलब होता है, बहुत ध्यान से सुनना, पहले क्या होता था बेटा, एक समय ऐसा भी आया, इवोल्यूशन ऑफ मनी के अंदर आप पढ़ेंगे, पहले मेटल की करेंसी होती थी बेटा, मेटल के बाद स्टील और इन सब की हुई बेटा, फिर अभी पेपर नोट के तौर पे आ गया। पहले बहुत ध्यान से सुनना, अगर मान लीजिए ये सिल्वर का या गोल्ड का सिक्का है आपके सामने और इसके ऊपर लिखा रहता था 10 रुपए, कितना लिखा रहता था बेटा? कम हो गए 10 रुपए, हम इसको 100 रुपए कर देते हैं। अगर ये सिल्वर का कॉइन है और इसके ऊपर 100 लिखा है तो बेटा बहुत ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पे दो बोलता हूँ, दो मनी के बारे में बोलता हूँ, इक्वल टू द मनी वैल्यू और कमोडिटी वैल्यू। अगर ये 100 रुपए है तो बेटा इसकी जो कमोडिटी वैल्यू है, कौन सी वैल्यू है बेटा? कमोडिटी वैल्यू मतलब जो इसकी बनने की कीमत है। चांदी का बना है तो किससे बना होगा? चांदी का सिक्का है तो किससे बना होगा बेटा? चांदी। तो इसको जो चांदी है वो 100 रुपए की होती थी, कितनी की होती थी बेटा? और इसके ऊपर जो लिखा है जिसको आप बोलते हैं मनी वैल्यू, क्या बोलते हैं बेटा? तो मनी वैल्यू वो भी 100 रुपए बेटा। तो जो बनने की कीमत है और ऊपर जो लिखा रहता था वो वैल्यू इक्वल होती थी। क्या होती थी बेटा? जहां पे दोनों इक्वल हो जाएं उसको बोलते हैं बेटा कौन सा? फुल बॉडीड मनी। कौन सा बोलते हैं बेटा? Where the commodity value and money value is equal. When the commodity value and money value is equal. समझ में आया? 100 रुपए का चांदी का सिक्का है तो उसकी वैल्यू भी 100 रुपए है और उसका जो चांदी लगी है वो भी 100। अगर बेटा चांदी ज्यादा की लगी होती तो लोग उसको बेच ही नहीं देते, तो बेटा उतना ही होता था, ये पहले चलता था। लेकिन रक्षित अभी आपको बताना चाहता हूं बेटा, अभी काय का सिक्का बनता है? समझ लीजिए स्टील का। कितने का बनता है बेटा? स्टील का। और उसके ऊपर लिखा हुआ है ₹10। क्या लिखा है बेटा? ₹10। इससे डबल आता है आजकल, बाहर गोल्डन और अंदर ऐसे करके, तो 10 रुपए लिखा। मुझे एक बात बताइए, जितने का ये बना होगा, स्टील का बना है, अगर मैं टुकड़े टुकड़े करके उसको स्टील की दुकान पे बेचने जाऊं तो क्या मुझे 10 रुपए मिलेंगे? नहीं। मतलब बेटा सुनिएगा, सुनना, कमोडिटी वैल्यू जो हो गई वो हो गई कम। वो क्या हो गई बेटा? और जो इसके ऊपर 10 रुपए लिखा हुआ है मनी वैल्यू, क्या वो 10 रुपए का काम करेगा? मैं 10 रुपए की चिप्स लेना चाहूं 10 के सिक्के से तो ले सकता हूं क्या बेटा? मतलब इसकी जो मनी वैल्यू है वो ज्यादा है। वो क्या है बेटा? मतलब इस पे जो लिखा है वो ज्यादा है, लेकिन जितने से ये बना है वो कम है। स्टील से बना है, स्टील 10 रुपए का लगा होगा क्या इसमें? 10 के सिक्के 1 रुपए का लगा होगा या 2 रुपए का लगा होगा। तो कमोडिटी वैल्यू कम, मनी वैल्यू, उसको बोलते हैं क्रेडिट मनी। क्या बोलते हैं बेटा? जहां पे दोनों इक्वल होते हैं उसको बोलते हैं फुल बॉडीड मनी, जो पहले चलता था, और जो अभी कमोडिटी वैल्यू कम मनी वैल्यू ज्यादा उसको बोलते हैं बेटा क्रेडिट मनी। बोलो यस और नो? यस सर। आगे बढ़ते हैं बेटा, मैं आपको MMSS करा चुका हूं। एक और आता है, किसी जगह T भी आ जाता है। क्या आ जाता है बेटा? T, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। तो आप इसको कैसे याद करेंगे? MMSST। सोशल स्टडीज को अपन SST बोलते थे। बोलो
तो अपन एसएसटी की तरह याद कर लीजिए। मुझे याद कराओ ना बेटा, जो मैंने आपको याद कराया। एम से क्या याद कराया? वाह यार, एम से क्या याद कराया? ग्रेट। एस से क्या याद कराया? एस से क्या याद कराया? टी से याद कराया। वाह, मतलब आप सब टॉप करेंगे मुझे लगता है। एक और आपको पूछा नहीं है, अभी पूछा नहीं है मुझे। अभी एकदम आपको इतना, आपका इतना अच्छा रिस्पॉन्स देके मुझे एक चीज़ याद आई। और ये जो रिवीजन था, ये था इसका इनिशिएशन हमने पहले ही ले लिया था, बट वो बाद में वो इनिशिएशन वहाँ से भी और बिल्कुल ठीक हुआ। मुझे डेट याद आ रही है, मुझे बताइएगा। 17 मार्च मुझे लगता है सीबीएसई वालों का वो है, इकोनॉमिक्स का पेपर 17 मार्च है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आपका डेट बताइए एमपी बोर्ड वालों का। हाँ, नहीं, इकोनॉमिक्स का पेपर बताइए, सिर्फ इकोनॉमिक्स। हाँ, 13 फरवरी। 18 मार्च। और इसका बेटा एमपी बोर्ड का 13 फरवरी। और इनके पेपर कब शुरू हो रहे हैं? कब है फिजिकल एजुकेशन, कब है? 18 फरवरी। 18 फरवरी। 18 फरवरी। ठीक है। दो चीज बोल रहा हूं क्योंकि मुझे डायरेक्टर सर की परमिशन लगेगी। या तो अगर मैं कॉमन मैराथन लेता हूं, मतलब सुबह 8 बजे से लेके शाम की 6 बजे तक, पूरा इकोनॉमिक्स हर साल लिया, पिछले साल भी लिया था, वो डिसाइड करूंगा अभी। इनिशिएशन मैं ले रहा हूं और पक्का करूंगा, पक्का यूट्यूब लाइव भी जाऊंगा। 16 to 18 फरवरी। नहीं, मैं आपको दो डेट दे देता हूं। या तो बेटा अगर मेरे को बात करनी पड़ेगी, या तो मैं एमपी बोर्ड के अलग लूं और सीबीएसई के अलग लूं, वो ठीक करें। अगर सुनो तो सही बेटा, सुनो। एमपी बोर्ड के अगर मैं लेता हूं तो फर्स्ट वीक ऑफ फरवरी, पहले हफ्ते में, 1 से 7 के बीच में, 7 से स्टार्ट है। इसके लिए आपके पास, इसके लिए आपको कितने दिन की ऑफ है? 13 फरवरी वाले के दिन कितना ऑफ है? इसके पहले वाला पेपर कब है? 10 को पेपर है, उसके बाद 13 है, तो डन रहा 11 या 12 फरवरी। प्रोबेबली 11 लीजिए ताकि 12 आप पढ़ पाए। तो 11 को मुझे देखना पड़ेगा, कोई संडे है हमारे बीच? अभी प्लान कर लेते हैं, 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट लगेगा बस मुझे। फरवरी में हम लोग आ गए, 11 तारीख को वेडनेसडे है। अरे शुरू कब हो रहे हैं आपके पेपर, कब शुरू हो रहे हैं? 7 फेब। 7 फेब। बेटा अगर मैं 1 फेब को मैराथन लूँ तो संडे है, 1 फेब। आपका पता है, आपका पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट हो जाएगा। अरे आपको 7 को पढ़ना है, 7 को पढ़ना है, 7 को पेपर है, तो आप 2 से भी पढ़ेंगे तो 7 का पेपर दे देंगे ना। 1 तारीख को ले तो सुबह से शाम पूरा इकोनॉमिक्स खत्म। उधर 18 मार्च वाले जो बच्चे हैं, उनका कोई पेपर बेटा, या उनके पहले कोई संडे 18 मार्च वालों के पहले? बेटा 18 के पहले 15 मार्च सीबीएसई स्टूडेंट्स, यशराज इधर ध्यान दो ना बेटा। 15 मार्च को बेटा आपका संडे है, इसके पहले कोई पेपर तो नहीं है? नहीं, तो इनका बेटा 18 मार्च की बात कर रहा हूं। 18 मार्च को इकोनॉमिक्स है। अगर मैं 15 संडे में देख पा रहा हूं, 15 इज संडे। 16 को हिंदी का पेपर है। हिंदी के कितने स्टूडेंट है हमारे बीच? वो एक आध ही है कोई। हाँ, एक ही है। ठीक है, तो बेटा थोड़ा आप उसको बेटा, या तो हम फिर रिकॉर्डेड पे डाल देंगे, तो उसको आप जिस दिन हिंदी देकर आओ उस दिन देख सकते हैं। 14 इज सैटरडे। मैं सुबह से नहीं कर पाऊंगा ना, मुझे पूरा दिन चाहिए, 6 घंटे तो चाहिए। ऐसा है, या तो फिर 1 बजे आइए, 1 बजे से लेकर 7 बजे तक ऐसे कर सकते हैं, बट सुबह प्रेफर करते हैं। तो बेटा इनके लिए 15 मार्च,
ये टेंटेटिव बता रहा हूं, मुझे डायरेक्टर सर की परमिशन चाहिए होगी। 15 मार्च मैराथन फॉर सीबीएसई, 1 फेब मैराथन फॉर एमपी बोर्ड, फ्री फॉर ऑल। 11 फेब बेटा 11 फेब इज वेडनेसडे, आई कैन नॉट टेक इट ऑन वर्किंग डे। मैं सुबह से नहीं ले पाऊंगा ना, मुझे चाहिए सुबह से शाम। मैं आपका पूरा इकोनॉमिक्स कंप्लीट करा रहा हूँ। फर्स्ट ठीक है, 7 तारीख को पेपर है, 6 दिन आप आराम से पढ़ सकते हैं। पता है अगर फर्स्ट को अटेंड कर ली ना तो आपको 6 दिन देखना नहीं पड़ेगा, ऐसा है। मतलब आपको इकोनॉमिक्स में चिंता ही नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा है। 11 तारीख को लेने में बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस दिन वेडनेसडे है तो सुबह से नहीं ले पाऊंगा क्योंकि मेरी दूसरी जगह भी लेक्चर्स होते हैं। मुझे संडे ही चाहिए, कोई संडे आज पहले वाला संडे, ताकि मैं पूरा पढ़ा दूं। ठीक, चलिए ये टेंटेटिव है, बाकी और मैं डायरेक्टर सर से परमिशन लूंगा। चलिए बेटा, चलो बेटा मुझे बताइएगा, सीबीएसई स्टूडेंट, आपका M2 M3 M4 ये वाली मेथड डिलीट हो गई है, सिर्फ M1 ही है। तो बेटा ये मनी को सप्लाई करने की या मनी को मेजर करने की बेटा जो मेथड्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, M1। क्या बोलते हैं बेटा, M1। M1 का फॉर्मूला होता है C प्लस DD प्लस OD। C प्लस DD प्लस, अरे एक्टिवली बोलिए ना भव्य और गुप्ता जी, C प्लस DD प्लस OD। C स्टैंड फॉर, बहुत ध्यान से सुनना, करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। सर ये मेथड किसकी बता रहे हो बेटा, ये जो मैं मेथड बता रहा हूं वो बता रहा हूं मनी सप्लाई की। किसकी बता रहा हूं बेटा, मनी सप्लाई। पता है आरबीआई रोज प्रिंट करती है, लेकिन वो रोज बेटा इंट्रोड्यूस नहीं करती। रोज इंट्रोड्यूस, उस कॉन्सेप्ट को इंजेक्शन कहा जाता है। अगर इकोनॉमी से कोई चीज इंट्रोड्यूस करते हैं इकोनॉमी में तो उसको इंजेक्शन कहा जाता है, और कोई चीज निकालते हैं तो उसको लीकेजेस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ये नया कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, पावर बूस्टर में आपको ये कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, कई बार पूछे गए हैं। बच्चा बोलता है तो कोर्स में है ही नहीं, लेकिन आपको एक बार तभी भी पढ़ा होना चाहिए। तो बेटा सबसे पहले तो उनको पता होना चाहिए कितना मनी है, तब वो नया क्या करते हैं बेटा, इंट्रोड्यूस करते हैं। अरे आयुष, दुकान वाले के यहाँ पे दुकान पे खत्म होने लगेगा तब तो वो दूसरा ऑर्डर करेगा ना बेटा, कि बस रखा हुआ ऑर्डर करे जा रहे, ऐसा तो नहीं करेगा। तो बेटा वो क्या करता है, एक मिनिमम ऑर्डर के बाद नया ऑर्डर, वैसे इसको कॉस्टिंग में EOQ बोलते हैं, कि एक मिनिमम ऑर्डर पे, आपको याद आता है ये कॉन्सेप्ट हमारे घर से भी है। आप देखो मम्मी को समझ में आ जाता है कि 1 या 2 दिन गैस की टंकी और चलेगी, तो वो 1 या 2 दिन पहले ऑर्डर करवा देती है। उनको समझ में आ जाता है, कई बार ऐसे अपनी टंकी हिलाते हुए देखा होगा, बस 2 दिन और चलेगी, उनका अंदाजन रहता है एक, और वो न्यू ऑर्डर कर देती हैं। थोड़ा बहुत तो गैस रह ही जाता है उसमें, आप ऐसा नहीं कि पूरा खत्म करके फिर नई टंकी लें। तो बेटा इतने 1-2 दिन में जब तक नई टंकी आ जाती है और फिर आप इस टंकी को दे देते हैं। समझ में आया? ऐसे ही बेटा आरबीआई करता है, कितना मनी है यहाँ पर बेटा उसके हिसाब से क्या करता है, मनी को सप्लाई करता है। क्या करता है बेटा, मनी को सप्लाई करता है। द फर्स्ट इज सी का मतलब होता है करेंसी एंड कॉइन्स विद पब्लिक, करेंसी एंड कॉइन विद पब्लिक। इसके बाद होता है डीडी का मतलब होता है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल विद कमर्शियल बैंक। मेरा अगर पैसा बैंक के पास है मैं उसको डिमांड डिपॉजिट बोलता हूं। क्यों डिमांड डिपॉजिट, मैं जब चाहूं, एक एग्जांपल मान लीजिए 50,000 मेरे बैंक के पास है, मुझे अभी जरूरत है, क्या मैं एटीएम जाके वो निकाल सकता हूं क्या? बोलो ना, बोलो यस और नो। यस सर, तो उसको डिमांड डिपॉजिट। क्यों? वेन एवर आई डिमांड आई कैन गेट बैक दैट अमाउंट ऑफ मनी। जब भी मैं उसको डिमांड करूंगा तब मुझे वो मेरा पैसा वापस मिल जाएगा। दैट इज डिमांड डिपॉजिट, दैट इज डिमांड। एक डिमांड ड्राफ्ट अलग होता है, उसको हम डीडी बोलते हैं, लेकिन ये डिमांड डिपॉजिट है, कि वो डीडी बनवा दीजिएगा, वो अलग है। ये मेरे जो डिपॉजिट है, जब इसको मैं डिमांड कर रहा हूं मुझे मिल रहा है, इसको क्या बोलेंगे, डिमांड डिपॉजिट। क्या बोलेंगे, डिमांड। और ओडी में आता है अदर डिपॉजिट। ओडी में क्या आता है बेटा, उसके अंदर आईडीबीआई आता है, आरबीआई के फॉरेन सेंट्रल बैंक आते हैं, ये सारी चीजें आते हैं। तो M1 ही आपके कोर्स में, M2 M3 M4 नहीं है, क्योंकि वो आपके लेवल का भी नहीं है। मतलब वो बहुत बड़े लेवल का था, उसको सीबीएसई ने इंक्लूड कर दिया था, बट अभी वो सेंस नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हाँ, हु सप्लाइज मनी, ये तो आपको पता होना चाहिए। कौन सप्लाई करता है बेटा, आरबीआई सिर्फ पेपर नोट्स करता है। कॉइन्स कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, इसी के साथ ये तो मैंने आपको बता दिया। इसी के साथ न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, बैंकिंग। कौन सा शुरू करेंगे, बैंकिंग। यू नीड ब्रेक, आपको ब्रेक चाहिए 1-2 मिनट का? नहीं कल नहीं बेटा, मैं एक्सटेंड करूंगा बेटा, आई एक्सटेंड दिस लेक्चर। कितने देर का, 3 मिनट का आपको दे रहे हैं। इट्स 5:52, टेक टिल 5:55। अभी तो आप अच्छा ब्रेक लेकर ही आए ना।
आगे बढ़ा जाए बेटा, जो न्यू चैप्टर है विच इज कॉल्ड बैंकिंग, विच इज व्हाट, बैंकिंग। इसी एनर्जी और इसी पैशन के साथ रक्षित हम लोग जो खत्म करेंगे वो बैंकिंग करेंगे। मैं आपके सेटिस्फैक्शन के लिए बता देता हूं, देख लीजिए बैंकिंग हो गया। इसका सबसे इंपॉर्टेंट होता है विच इज कॉल्ड क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस, जो सच बता रहा हूं फॉर सीबीएसई स्टूडेंट ये जरूर आता है, जरूर आता है। ये एक ऐसा डीम्ड क्वेश्चन है जो हम टीचर मान के चलते हैं, आपको भी शायद आ सकता है। क्रेडिट क्रिएशन की प्रोसेस मैं आपको इजीली, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। इसके बाद बेटा सेंट्रल बैंक होता है। सेंट्रल बैंक, एक क्वेश्चन आपके इसमें भी और आपके इसमें भी, सेंट्रल बैंक का न आए ऐसा हो नहीं सकता। सेंट्रल बैंक आता है या तो फंक्शंस आते हैं या कमर्शियल बैंक के आते हैं, बस ये सेंट्रल बैंक के कुछ फंक्शंस हैं और इसके बाद चैप्टर खत्म है। मैं सच बता रहा हूं, आई विल नॉट टेक मोर देन 615 और 620। मेरी कोशिश 615 की है, बट ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 620, उसके बियॉन्ड अवनी हम नहीं लेंगे क्योंकि मनीष सर फिर आ जाएंगे मैथ्स की क्लास के लिए, तो आपको उनसे भी पढ़ना है। तो हम लोग जो बेटा शुरू करते हैं विच इज व्हाट, बैंकिंग। बेटा बैंकिंग वो होता है, मैं सच बात बता रहा हूं, और उसमें भी कमर्शियल बैंक, बैंक में भी बेटा कमर्शियल बैंक वो होता है जो ए काम करता है। क्या काम करता है बेटा, ए। कोई नहीं सुनता है तो जो थोड़ा सा लो लैंग्वेज बोलता है वो उसको क्या बोलता है, ए सुन, ऐसे करके। तो ए मतलब क्या होता है बेटा, ए स्टैंड फॉर, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ए स्टैंड फॉर एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। एक्सेप्टिंग बेटा बैंक वो जो आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे। क्या करे बेटा, एक डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे, मतलब मैं उसको पैसा देने जाऊं तो वो मेरे डिपॉजिट को एक्सेप्ट करे। और इसके बाद ए क्या होता है बेटा, एडवांसिंग लोन। एडवांसिंग लोन, जो आपको लोन को एडवांस करे। एडवांस मतलब आपको ऑफर करे। क्या करे बेटा, ऑफर करे। तो बैंक कौन, जो क्या काम करे, ए। क्या काम करे बेटा, ए। क्या काम करे, ए। ठीक, याद रहेगा सर, उधर सीसीएसएस याद रहेगा, एमएमएसएस याद रहेगा, भूल मत जाना। नहीं मुझे नहीं, कॉन्सेप्ट को भूल मत जाना बेटा। हाँ, वो तो अपन इंडियन इकोनॉमी में पढ़ेंगे। अरे बोलो, याद रहेगा कि नहीं याद रहेगा, भूल तो नहीं जाएंगे आयुष, भूल तो नहीं जाएंगे। नहीं मुझे नहीं, कॉन्सेप्ट को। हाँ बस ये याद रहना चाहिए एंड तक, ठीक है। मेरे को तो आप भूल भी सकते हैं। चलो आगे बढ़े, क्या बोलो, कमर्शियल बैंक की तरफ बढ़ते हैं सर। तो कमर्शियल बैंक वो जो ए काम करता है, देखो मैंने आपको ए बता दिया, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट और एडवांसिंग लोन। तो ए की तरह याद करते हैं। डिपॉजिट में आपके 4 टाइप के डिपॉजिट हैं, इनको मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं लूंगा। करंट डिपॉजिट जो बेटा बिजनेसमैन ओपन करता है, इसमें इंटरेस्ट नहीं मिलता, बट डिपॉजिट करने पे और विड्रॉल करने पे कोई लिमिट नहीं होती। आप कितना भी डिपॉजिट कर लें, कितना भी निकाल लें, लेकिन बिजनेसमैन ही ओपन कर सकता है। कैसे पता चलेगा सर बिजनेसमैन है, क्योंकि वो अपने फर्म के नाम पे अकाउंट खुलवाता है, अपने नाम पे नहीं खुलवाता। उसकी कोई फर्म है, जैसे पेस का करंट अकाउंट है, पेस एडुकेयर प्राइवेट लिमिटेड, तो पेस का अपना करंट अकाउंट है, तो आपको फर्म के नाम पे खुलवाना पड़ता है। फिक्स डिपॉजिट जिसको आप एफडी कहते हैं, पेरेंट्स को कभी बात करते हुए सुना भी होगा, मेरी एफडी कंप्लीट हो रही है या मैंने एफडी करवाई है। थर्ड की बात करते हैं सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट बेटा जिसको आप बचत खाता भी बोलते हैं, जो आप और हमारा जरूर होगा है कि नहीं है। आप में से कोई ऐसा जो इसका खाता ही नहीं है, मतलब अकाउंट ही नहीं है, ऐसा कोई तो नहीं ना, रक्षित नहीं है। चलिए इसके बाद बेटा होता है रेकरिंग अकाउंट। रेकरिंग अकाउंट का मतलब होता है बेटा जो आप हर डेली तो नहीं कहूंगा बेटा, एवरी मंथ आप एक फिक्स डिपॉजिट, एक फिक्स अमाउंट पे करते हैं, जैसे 1000 रुपए पर मंथ, 500 रुपए पर मंथ, 100 रुपए पर मंथ, वो आपको बैंक को बताना पड़ता है। बहुत साल पहले मैंने एक आरडी करवाई थी, मतलब ऑटोमेटिक बैंक उन्होंने कर दी थी यूनिवर्सिटी वालों ने। 1000 रुपए हर महीने मेरे से कटता था, उससे एक आरडी बन गई थी, 1000 रुपए एवरी मंथ। फिर वो 1 साल की बनी थी, 1 साल के बाद पैसा मिल गया कुछ इंटरेस्ट के साथ, ठीक है। इसको आप आरडी, इसका मतलब देखिए, पता है एफडी और आरडी में एक ही फर्क है। एफडी में आप एक साथ अमाउंट पे करते हैं विच इज लमसम, आरडी में आप एवरी मंथ पे करते हैं, एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट में। करेक्ट बोला। एडवांसिंग लोन, लोन भी आपके बेटा अलग अलग होते हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म का मैं बता देता हूं बेटा। शॉर्ट टर्म मतलब लेस देन 1 ईयर, लेस देन 1 ईयर। बेटा मीडियम टर्म का बताता हूं 1 से 5 साल, 1 से, और लॉन्ग टर्म मतलब मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 5 ईयर। यार बच्चे होशियार हो गए यार। चलो इसके बाद क्रेडिट क्रिएशन चलते हैं, जो आपको सबसे ज्यादा डर लगता है बेटा। क्रेडिट क्रिएशन बोल दीजिए या मनी क्रिएशन बोल दीजिए। बेटा मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे बैंक के पास आज टोटल जो डिपॉजिट आया वो 100 रुपए आया। कितना है बेटा? अब मान लीजिए जैसे राम ने क्या किया, 100 रुपए, मैं बैंक हूं, मुझे आके डिपॉजिट कर दे। मैं अब अथर्व लोन लेने आया, मैं 100 का 100 पूरा लोन नहीं दूंगा, मैं अपने पास कुछ रिजर्व रखता हूं। क्या रखता हूं बेटा?
मुझे अपने पास भी कुछ रिजर्व रखना है ना बेटा, मैं कितना रिजर्व मान के चल रहा हूं, 20% ऑफ टोटल डिपॉजिट, 20% ऑफ, तो 100 का बेटा बैंक ने अपने पास कितना रखा, 20 रुपए, कितना रखा, और 80 रुपए सीधा का सीधा लोन दे दिया। बेटा लोन के लिए हम ये मान के चल रहे हैं सारी बैंक को 1 यूनिट मान रहे हैं, सारी बैंक को, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सारी बैंक, ऑल द बैंकिंग यूनिट आर कंसिडर्ड एज 1 यूनिट। और बेटा जो भी लोन हो रहा है वो सारा बैंकिंग चैनल से हो रहा है। वो कैसे हो रहा है बेटा, बैंकिंग चैनल से होता है। लोन भी जो आता है बेटा कोई आपको कैश में नहीं देती है बैंक, हमेशा बैंक चैनल से देते हैं। अब बेटा इसको 80 रुपए तो लोन मिल गया, इसने क्या किया बेटा, इसने किसी पर्टिकुलर पर्सन को पे करा कुछ अमाउंट खरीदने के लिए, कुछ चीज इसने खरीदी लोन पे। लोन पे मान लीजिए कि इसने कुछ फोन वगैरह खरीदा, इसने पैसा किसको ट्रांसफर किया, उस पर्सन को, और उस पर्सन ने बेटा क्या ट्रांसफर किया, बैंक में आ गया। बेटा ये 80 सेम का सेम कल बैंक के पास वापस आ गया। क्या आ गया बेटा, वापस, इसने किसी को दिया और उसने बैंक में जमा कर दिया। बेटा 80 अगले दिन आया, इसका 20% 16 रुपए, इसका 20% वैसे 80 आ जाया, बैंक फिर 20% 16 रुपए रखेगी, बाकी का 64 रुपीज फिर लोन दे देगी। वो 64 अगले दिन फिर घूम के बैंक के पास आ जाएगा, उसका 20% फिर बैंक रखेगी, और बेटा बाकी का 51.20 वापस दे। फिर 51.20 वापस आएगा, उसका 20% बैंक रिजर्व रखेगी और बाकी का लोन देगी। ये प्रोसेस चलते जाती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहते हैं, मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन। इसका सर एक फॉर्मूला होता है, स्पेलिंग गलत हो गई, इनिशियल होना चाहिए। इनिशियल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/CRR, 1/CRR, कैश रिजर्व रेशियो। आपने कितना परसेंट रख रहे थे, 10% की 20%? आयुष कितना रख रहे थे, 10 की 20? 20, तो 20 को क्या मैं 0.2 लिख सकता हूं क्या? यस, 1/0.20 तो कितना हो गया, 500। कितना हो गया, 500। 5 होना चाहिए वैसे तो, ये हटा तो ये हो जाए, दैट इज 2 5 10, 5 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। वो परसेंट लेंगे तो फिर ठीक है, बाकी 5 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, 5। ठीक है, आगे बढ़े बेटा, बोलो ना यस और नो। यस सर। अब बेटा बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, जितनी भी कमर्शियल बैंक है, इनका एक कौन है, इनका एक माई बाप है या इनका एक पिता है, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल बैंक। क्या बोलते हैं बेटा, सेंट्रल बैंक। जैसे मान लीजिए आप सब सीबीएसई स्कूल्स, एफिलेटेड स्कूल्स में पढ़ते हैं और एमपी बोर्ड एफिलेटेड स्कूल में पढ़ते हैं, क्या सीबीएसई में कोई पढ़ सकता है क्या? आप सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल में पढ़ते हैं, सीबीएसई से जिस स्कूल ने मान्यता प्राप्त करी है आप उस स्कूल में पढ़ते हैं, क्या आप सीबीएसई जो दिल्ली में है वहां पढ़ सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि बेटा वो भी पढ़ाने लग जाएगा तो वो इनको देखेगा कैसे। तो बेटा जो भी कोई काम करता है भव्य, उसको एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। कौन होनी चाहिए बेटा, मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए। वो मॉनिटरिंग अथॉरिटी बेटा उनको देखता है कि सही से काम कर रहा है। जैसे स्कूल में कोऑर्डिनेटर, जैसे स्कूल में इंचार्जेस, वो क्या करते हैं, वो पढ़ाएंगे नहीं, जो पढ़ा रहे हैं उनको मॉनिटर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, मॉनिटर। ऐसे सारा बैंक जो हमारी जो बैंक है उसको बोलते हैं कमर्शियल बैंक। कौन सी बैंक बोलते हैं? वो सही से काम कर रही है या नहीं कर रही है उसको देखने के लिए हर कंट्री में एक सेंट्रल बैंक होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। ठीक है, हमारी सेंट्रल बैंक का नाम है आरबीआई। क्या है बेटा? जापान की बैंक का नाम क्या है? इजी याद करता हूं, बैंक ऑफ जापान। बैंक ऑफ, आज एक होमवर्क करिएगा, मैंने इनको लोग को करवाया था जब पढ़ाया था। आप एक जाके लिखेगा सेंट्रल बैंक ऑफ डिफरेंट कंट्री, आपको कम से कम 2-3 सेंट्रल बैंक का नाम याद होना चाहिए। बड़े बड़े भारी भारी हैं, यूएस फेडरल रिजर्व, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, ऐसे बहुत भारी भारी हैं, हमको वो याद नहीं करने। जिन कंट्री के आगे बैंक ऑफ लिखा रहे, बैंक ऑफ, जैसे जापान का बैंक ऑफ जापान, रशिया का बैंक ऑफ रशिया, हमको वो 2-3 याद कर लेना है, आसान वाले याद कर लेना है। ठीक है, हमारी कंट्री का नाम, सेंट्रल बैंक का नाम तो आपको याद है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऐसे आप जिनके 2-3, क्योंकि जब सेंट्रल बैंक आप करेंगे तो ये देख लीजिए, हाँ देखो देखो कुछ तो यही मैंने लिखे भी हैं। इंग्लैंड का बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। बैंक ऑफ उत्कर्ष क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ऐसे आप याद कर लीजिएगा बेटा। इसके फंक्शंस क्या हैं? इसके फंक्शंस याद करते हैं और कुछ इंस्ट्रूमेंट याद करते हैं और आपको छुट्टी देते हैं। ठीक है सर, फंक्शन है जो भी सेंट्रल बैंक होगी किसी भी कंट्री की, जैसे आपकी तो आरबीआई है, ऐसे जो भी सेंट्रल बैंक होती है सबसे पहले वो काम करती है इशूइंग ऑफ नोट्स। इशूइंग ऑफ नोट्स, वो नोट्स इशू करती है। वो बेटा बैंक, गवर्नमेंट के लिए क्या होती है? बैंकर होती है। गवर्नमेंट के लिए क्या होती है? जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना बेटा, उनके अपने अपने एक बैंकर होते हैं। कौन होते हैं बेटा?
जिसको शॉर्ट भाषा में आप अकाउंटेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा पर्सन है, उसका पूरा पैसे का हिसाब किताब करना, कहाँ से पैसा, वो इतना दिमाग तो लगाएगा नहीं बेटा, तो वो एक पर्सन अपॉइंट करता है। अब गवर्नमेंट तो सबसे बड़ी है बेटा, तो गवर्नमेंट का बेटा कौन होता है, जो सेंट्रल बैंक होता है वो बैंकर होता है। क्या होता है बेटा, मतलब मान लीजिए मैं गवर्नमेंट हूं, तो मेरा जो बैंकर होगा, पूरे मेरे जो पैसे का लेन देन सब कुछ संभालेगा, वो कौन होगा, सेंट्रल बैंक। वो कौन होगा, सेंट्रल बैंक। ठीक है, फिर ये बैंकर्स बैंक होती है। हमारी बैंक की भी बैंक कौन है बेटा, सेंट्रल बैंक। हमारी बैंक कौन है, पीएनबी, एसबीआई, एक्सिस, एचडीएफसी। उनकी भी बैंक कौन है बेटा, बीओआई। उनकी बैंक कौन है, आरबीआई। उनकी बैंक कौन है, आरबीआई। ठीक है सर, ये बैंक का सुपरविजन भी करती है, इसलिए इसको सुपरवाइजर भी कहा जाता है। बेटा ये क्रेडिट को कंट्रोल करती है, कब पैसा इंट्रोड्यूस करना है, कब पैसे को निकालना है। डिमोनेटाइजेशन हुआ था ना 500,000, ये सब कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। कौन डिसाइड करता है, सेंट्रल बैंक। फिर बेटा ये स्टैटिस्टिक्स भी कलेक्ट करती है, इस साल पैसे की बढ़ोतरी हुई, कम हुई। जो स्टैटिस्टिक्स बनते हैं ना, आप कभी देखते हैं ऐसे स्टैटिस्टिक्स निकलते हैं, ऐसे स्टैटिस्टिक्स आते हैं, तो ये स्टैटिस्टिक्स भी कौन बताता है, सेंट्रल बैंक। कौन बताता है बेटा, सेंट्रल बैंक। ठीक है बेटा, इसके बाद इसके कुछ क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं, मैं आपको वो डील कर रहा हूं। मेरी स्पीड तो आपको तेज नहीं लग रही है, ठीक लग रही है। हाँ बेटा, सबसे पहले जो आता है विच इज कॉल्ड बैंक रेट, विच इज व्हाट। अब सुनना, मैं आपको एक इजी भाषा में चीज समझाता हूं बेटा। ये सेंट्रल बैंक, एक ही चीज से आपको फिर दो तीन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, तीन कॉन्सेप्ट से वित्तीय चार्ट से। सेंट्रल बैंक और हमारी कौन सी हो गई, कमर्शियल बैंक। कौन सी हो गई बेटा, कमर्शियल बैंक। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, सेंट्रल बैंक जब पैसा देती है ना, बहुत ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक अगर लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे रही है, किसके लिए दे रही है, लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से, गुप्ता जी लॉन्ग टर्म मतलब 5 साल से ज्यादा। बेटा 5 साल से ज्यादा अगर सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को, मतलब जो पिता है वो अपने बच्चों को पैसा दे रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो फ्री में देगा कि इंटरेस्ट चार्ज करेगा, फ्री में देगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो जो बेटा इंटरेस्ट चार्ज करता है उसको हम लोग बोलते हैं बैंक रेट। क्या बोलते हैं बेटा, बैंक रेट। और यही चीज अगर शॉर्ट टर्म के लिए देता है सेंट्रल बैंक, शॉर्ट टर्म के लिए किसको देता है बेटा, कमर्शियल बैंक को, उसको बोलते हैं रेपो रेट। क्या बोलते हैं बेटा, रेपो रेट। लॉन्ग टर्म के लिए सेंट्रल बैंक ने कमर्शियल बैंक को दिया, लॉन्ग टर्म के लिए दिया, तो उसको क्या बोलेंगे, बैंक रेट। लॉन्ग टर्म के लिए क्या बोलेंगे, बैंक रेट। शॉर्ट टर्म के लिए क्या बोलेंगे, रेपो रेट। लेकिन कमर्शियल बैंक ने बोला मैं भी तुझे देना चाहता हूं शॉर्ट टर्म के लिए, उसको बोलेंगे रिवर्स रेपो रेट। क्या बोलेंगे बेटा, रिवर्स रेपो रेट। तीन कॉन्सेप्ट आपको बता दिए, बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट। बोलो याद रहेगा क्या, यस सर। ठीक है, ठीक है आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है बेटा, फिर गवर्नमेंट के बिहाफ पे, गवर्नमेंट के बिहाफ पे बेटा सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को बाय और सेल करता है। मैं गवर्नमेंट बहुत बड़ा काम करता हूं यार, मेरा बैंकर कौन है, सेंट्रल बैंक। कौन है बेटा, सेंट्रल बैंक आपके पूरे पैसे का लेन देन संभालता है ना गवर्नमेंट का। बेटा सेंट्रल बैंक ने गवर्नमेंट को बोला, गवर्नमेंट मुझे ना टाटा की सिक्योरिटी परचेस करनी है, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। क्या बोला बेटा, मुझे टाटा की सिक्योरिटीज क्या करनी है, सेल करनी है, परचेस करनी है गवर्नमेंट, इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा बेटा। तो बेटा बाय और सेल करने का कौन काम करता है, ओपन, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, ओपन मार्केट ऑपरेशन। वापस से बोलता हूं, मैं बहुत बड़ा पर्सन हूं, मेरा एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट ने मेरा पैसे का सब कुछ यही संभालता है, इसने मुझे क्या बोला, क्या बोला बेटा कि मुझे ना सर आपको ना, मुझे लगता है इस सिक्योरिटी में अपन आपका पैसा लगाए ना तो आपको बहुत फायदा हो जाए। मैंने कहा तू सब संभाल, प्रॉफिट भी तुझे ही निकालना है, सब कुछ तुझे करना है। तो ये मेरे बिहाफ पे क्या करता है, सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है, सिक्योरिटीज बाय और सेल करता है बेटा। इस बाइंग और सेलिंग को बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट, गवर्नमेंट के बहुत सारे काम हैं, उनका कौन सा संभालता है, अकाउंटेंट कौन है, गवर्नमेंट का अकाउंटेंट कौन, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक उसको बाय और सेल करता है, जब लगता है खरीद लेता है शेयर्स को, जब लगता है बेच देता है, लेकिन गवर्नमेंट को प्रॉफिट दिलवाता है। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। बोलो याद रहेगा, यस सर। बेटा फिर हर बैंक को मतलब कमर्शियल बैंक, नॉट सेंट्रल बैंक, जो आपकी है ना एसबीआई, एक्सिस, बीओआई, एचडीएफसी। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, जब आप लोग अर्न करने लगेंगे ना, तो आप अर्न करने लगेंगे तो आपको सेविंग करना चाहिए, वरना शुरुआत में क्या होता है, पैसा आता है तो अपन सोचते हैं सब खरीद लो, कपड़े अपने खरीद लो, ये खरीद लो, बट कुछ सेविंग भी करिएगा।
तो मान लीजिए जब मैं अर्न करने लगा ना, तो पेरेंट्स ने बोला देख तू अपने पास कुछ संभाल के रख, पैसा सेव करके रख, तुझे फ्यूचर में काम आएगा। मैंने कहा ठीक है मैं संभाल लेता हूँ। फिर उन्होंने मुझे क्या बोला, बहुत ध्यान से सुनना, उन्होंने बोला एक काम कर, तेरे पास रहेगा ना तो तू जल्दी खर्च करेगा, कुछ पैसे तू मेरे पास भी जमा करा कर। पापा ने कहा कुछ पैसे तू मेरे पास भी जमा करा कर, अपने तेरे को जब जरूरत लगे ना मुझसे ले लेना, तेरे पास मतलब तेरे को रहेगा कि मुझे देना है। बेटा जो बैंक अपने पास रखता है, बैंक जो अपने पास रखता है बेटा, वो क्या हो जाता है, उसको बोलते हैं SLR। उसको क्या बोलते हैं बेटा, जितना पैसा बैंक के पास आता है कस्टमर से, कमर्शियल बैंक के पास, जो कुछ अपने पास रखता है उसको बोलते हैं SLR। उसको क्या बोलते हैं, और जो सेंट्रल बैंक को देता है, जो किसको देता है बेटा, सेंट्रल बैंक, उसको भी कुछ रखवाता है क्योंकि वो उसका पिता है, उसको क्या बोलते हैं CRR। उसको क्या बोलते हैं, पता है सेंट्रल बैंक को क्यों रखवाता है, कभी कुछ हो गया ना तो सेंट्रल बैंक से इजीली ले सकता है। ठीक है सर, कैसे याद करूं, अपने पास वाले को SLR बोलेंगे, उसको CRR बोलेंगे। बेटा S से स्टैट्यूटरी होता है और S से सेल्फ होता है। क्या होता है बेटा, जो अपने पास रखा जाए उसको SLR बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, SLR S से होता है और S से सेल्फ होता है। S से क्या होता है, तो सेल्फ को रखने वाला कौन सा हो गया, SLR। कौन हो गया, और ऊपर देने वाला कौन हो गया, CRR। क्या हो गया बेटा, CRR। ठीक है याद रहेगा। बस छोटा सा देखो, 4 पॉइंट और, बस 4 पॉइंट, 6-13 हो रहे हैं, बस 4 पॉइंट और। बहुत ध्यान से सुनना, मेरे को घर लेना था, घर था 80 लाख का। कितना था बेटा, बैंक ने कहा हितेश सर आपको ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी, कभी आपने 80 लाख हमारे नहीं दिए तो हम उसको बेच के आपका लेंगे। मैंने कहा कितने का रखूं, कहा जितने का आप लोन ले रहे हो ना उससे थोड़ी ज्यादा की रखना। तो मेरी एक जमीन थी वो 1 CR की थी। कितने की थी बेटा, जो मुझे बेचना नहीं थी, तो मैंने उसके प्रॉपर्टी पेपर किसको दे दिए, बैंक को दे दिए। किसको दे दिए, लोन कितने का लिया राम, कितने का लिया लोन, सिक्योरिटी कितने की रखी, 1 करोड़। ज्यादा की रखनी पड़ती है, मान लो 80 लाख तो प्रिंसिपल अमाउंट है, ब्याज भी तो जुड़ेगा ना बेटा। इसके बीच के जो गैप है 20 लाख, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, the gap between amount of loan taken and security offered, the gap between that is called margin requirement। मार्जिन, जितने का लोन लिया और जितने की सिक्योरिटी रखी उसके बीच के गैप को मार्जिन रिक्वायरमेंट कहते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। रैशनिंग ऑफ क्रेडिट, कब आपको इंटरेस्ट रेट बढ़ाना है, कब कम करना है, कितनों को लोन देना है, कितनों को नहीं देना है, ये सारी चीजें कौन बताता है। क्रेडिट कब देना है, कब नहीं देना है, कब ज्यादा रेट पे देना है, कब रेट पे, इसको कौन बताता है, सेंट्रल बैंक। कौन बताता है, कमर्शियल बैंक तो सेंट्रल बैंक के स्पीच चलेगा। तीसरा डायरेक्ट एक्शन, बेटा डायरेक्ट एक्शन अगर कुछ भी ऐसा होता है तो डायरेक्ट एक्शन कौन ले सकता है बेटा, सेंट्रल बैंक। क्योंकि बेटा सेंट्रल बैंक तो एक है, वो पिता है, ये सब उसके बच्चे हैं। अगर ये सब कुछ गलत करेंगे तो पिता को एक्शन लेना पड़ेगा। लास्ट, अगर ये नहीं मान रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, सर मैंने इसको डायरेक्शन दिया था, सेंट्रल बैंक ने सारी कमर्शियल बैंक को डायरेक्शन दे दिया, कमर्शियल बैंक नहीं मान रही, कमर्शियल बैंक तो उसको पे पेनल्टी लगा के, उसको धमका के, डरा के, कुछ भी करेगा, साम दाम दंड भेद कुछ भी करेगा, उस कॉन्सेप्ट को कहते हैं मॉरल सुएशन। पेनल्टी लगा के बस अपने सारी और डायरेक्शन को उसको फॉलो करवाना है। सेंट्रल बैंक ने अगर कोई डायरेक्शन दिया और वो फॉलो नहीं हो पा रहा है, सेंट्रल बैंक दूसरे वे अपनाएगा लेकिन डायरेक्शंस को फॉलो करवाएगा। मैंने आपको बोला था ये होमवर्क करके आना, आप नहीं करके आए, 1 दिन 2 दिन नहीं करके आए, फिर मैं कुछ भी करूंगा, एक्स्ट्रा रुकवाऊंगा, डबल बार रुकवाऊंगा, कुछ भी करूंगा, दैट इज मॉरल सुएशन। दैट इज, इसी के साथ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। चलिए इसी के साथ आपका चैप्टर होता है खत्म। 2 चैप्टर आज हमने कंप्लीट करे। बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलेंगे अपन, संडे को मेरी क्लास है। मैं आपको मैसेज करूंगा किस समय पे हम लोग, एक बार मैं डिस्कस कर लूं फिर हम लोग बात करेंगे। ओके, चलिए धन्यवाद।